Hi everyone, welcome to my channel and today's topic is sexual reproduction in flowering plant. ये क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है। अब इसको हम देखते हैं। मैंने वैसे तो प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं आपके लिए, ठीक है। सो हम इसको पार्ट वाइज, मतलब मैं इस चैप्टर के 3 पार्ट बनाऊंगी और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, जिसमें मैं इसमें सारा मतलब हम स्टेमन का पार्ट करेंगे और सेकेंड वीडियो हमारी होगी पिस्टल के बारे में, जो कि फीमेल पार्ट पोर्शन होता है। फिर उसके बाद पॉलिनेशन वगैरह उसमें सब इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हमने देखा, ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मतलब हम देखते हैं कि हाँ, सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। फिर हमने इसमें एलएस ऑफ फ्लावर देखा, ठीक है। तो हमने इसमें देखा कि इसमें ये इसके जो कलर्ड वाला पार्ट होता है, कलर्ड वाले होते हैं जो इसके पत्ते जो होते हैं बेसिकली, उनको हम पेटल्स बोलते हैं इनके। फिर ये जो मेल पार्ट होता है इसका, ये पूरा, इसको स्टेमन बोलते हैं। ऊपर का ये जो पोर्शन होता है इसको एंथर बोलते हैं और ये जो पूरा लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप की होती है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। अब यहाँ देख सकते हैं, इसको फिलामेंट बोलते हैं। और ये बीच का जो पोर्शन है इसका, जिसपे एक स्टैंड कर रही है, जो इसकी ओवरी है जो स्टैंड कर रही है, उसको हम बोलते हैं स्टाइल। और इसको मिला के, ओवरी और स्टाइल को मिला के हमारा बनता है पिस्टल। आप यहाँ देख सकते हैं पिस्टल हमारा क्या है, फीमेल पोर्शन है, ठीक है। स्टेमन का क्या है, हमारा मेल पोर्शन, जो कि स्टेमन में क्या इंक्लूड होता है, एंथर और फिलामेंट, ओके। तो ये स्टॉक होता है, ठीक है, जिसपे ये खड़ी होती है पूरी। ये होता है हमारा जो ग्रीन कलर के होते हैं, लीव्स होते हैं, लीव लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावर के। जैसे रोज के नीचे आपने देखा होगा छोटे छोटे ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सेपल्स बोलते हैं। और ओवरी कंटेन्स ओव्यूल, ओव्यूल कंटेन्स एग, ठीक है। तो इसमें हमने सब देख लिया। तो उसके बाद है हमारा फ्लोरल प्राइमोडियम। इसमें क्या होता है, इनिशियल स्टेज ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट की जो इनिशियल स्टेज है, पहली स्टेज है जो बिल्कुल चल रही है अभी, ठीक है, प्लांट की। और क्या कह सकते हैं, बर्ड अराइज स्टेज। जैसे एक फ्लावर है, ये फ्लावर है हमारा, ठीक है, ये फ्लावर है। यहाँ से एक नया फ्लावर बनने की कोशिश कर रहा है, पर अभी क्या है, वो बर्ड फॉर्म में, अभी फ्लावर नहीं बना, वो बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिर ये आ जाता है हमारे पास इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ प्लांट या फ्लावरिंग स्ट्रक्चर। तो मतलब एक प्लांट पे फ्लावर कैसे लगा हुआ है, उसको हम क्या देते हैं, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये कुछ इवेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। प्लांट में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, जैसे हमारे उसमें जो इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन में इवेंट हमारे होते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है, प्री फर्टिलाइजेशन होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसमें फ्लावर्स में भी होते हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं फ्लावर्स में, इवेंट्स क्या 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 होते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या पढ़ा, स्टेमन होता है। सबसे पहली बात तो स्टेमन होता है, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड बाइलोब स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। तो स्टेमन जो है वो दो चीज़ों से बनता है। एक होता है फिलामेंट, ठीक है, जो कि लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्टॉक होता है, और दूसरा होता है बाइलोब्ड एंथर। ये यहाँ पे मैंने एक फिगर भी बनाई हुई है आप लोगों के लिए कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये एंथर है हमारा, ये वाला पोर्शन, और ये जो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल, ये हमारा फिलामेंट है। ये सारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो भी मैंने लिखा हुआ है नोट्स में, सब एनसीईआरटी को कवर्ड किया हुआ है मैंने। तो दूसरा अब हम पढ़ेंगे एंथर होता क्या है, ठीक है। हमने स्टेमन तो पढ़ लिया कि स्टेमन में क्या, स्टेमन किस चीज़ से बनता है, फिलामेंट और एंथर को मिला के हम स्टेमन बोल देते हैं। और ये क्या होता है, मेल पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है। अब एंथर में हम क्या पढ़ेंगे, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग 2 थिकर, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जो एक एंजियोस्पर्म है ना, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो एंथर है ना वो बाइलोब्ड है, 2 लोब्ड है, मतलब ये ऐसे, एक लोब ये, एक लोब ये, एक लोब ये, एक लोब ये, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो एक लोब में 2 थिक्का है हमारे पास, ये एक थिक्का हो गया, ये दूसरा थिक्का हो गया। तो इसको हमने क्या कहते हैं, डायथिकस। जो एंथर है हमारा वो क्या है, डायथिकस है और बाइलोब्ड है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एंथर बाइलोब्ड है, तो हम कहेंगे हाँ। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं क्या एंथर डायथिकस है, तो वो भी है, ठीक है। ये मैंने इसका एंथर का टीएस दिया हुआ है आपको कि कैसे ये पोर्शन है। यहाँ पे ये लोब दिया हुआ है, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ये पोलन सैक है, पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स होंगे, ठीक है। ये कनेक्टिव शो किया हुआ है मैंने, ठीक है।
पोलन है, लोक्यूलर स्पेस एंड फ्लूइड है इसके अंदर, टेपिटम लेयर है, एपिडर्मिस है, ठीक है, ये लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, टेपिटम, ठीक है, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया की क्या है, लेयर्स हैं जो मैंने अभी बताई आपको। फिर एंथर में हम क्या पढ़ते हैं, एंथर इज अ 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटिंग एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब, ठीक है। तो इसमें बोला है कि यहाँ पे हमारे एंथर के अंदर 4 साइडेड स्ट्रक्चर है हमारा एंथर का, 4 साइडेड 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये बोला हुआ है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया उसमें लोकेटेड होते हैं साइड साइड में, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ईच लोब में क्या होते हैं, 2 होते हैं, ईच लोब में हमारे पास 2 है माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया आगे फर्दर डेवलप होगा, फिर डेवलप होके वो पोलन सैक बनाएगा। हमने यहाँ देखा ये पोलन सैक बनाया हुआ है, पोलन सैक में क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ये हमारा एंथर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसको आगे हम करते हैं तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर्स इसमें दिया हुआ है। हमने माइक्रोस्पोरेंजिया अभी हमने जो लेयर पढ़ी थी ना, टेपिटम हो गया, एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीशियम हो गया, मिडल लेयर हो गया, ठीक है, ये सब हैं। और इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया में हम पढ़ रहे हैं इनकी 4 लेयर। तो 4 लेयर इनकी कौन सी होंगी, 4 वॉल बेसिकली, हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है 4 वॉल की लेयर होती है। पहली होती है एपिडर्मिस, यहाँ ने लिखा हुआ है, फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज एंडोथीशियम, थर्ड इज मिडल लेयर और फोर्थ इज टेपिटम, यहाँ पे दिया हुआ है। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं टेपिटम के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली जो ये 3 लेयर है ना, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और ये मिडल लेयर, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्टिव एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की प्रोटेक्शन में हेल्प करती है और हेल्प इन डेहिसेंस में करती है, मतलब उनको डेहिसेंस करने में हेल्प करती है। टेपिटम क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इनर मोस्ट लेयर है, प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है ना उसको प्रोवाइड करती है नरिशमेंट। अब कोई तो मतलब उसको पालेगा वालेगा ना पोलन ग्रेन को, तो उसको नरिश करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये तो प्रोटेक्ट करेंगी 3 लेयर्स हमारी। और ये जो टेपिटम ले वाली लेयर है ना, ये इंपॉर्टेंट लेयर है, इसको आप स्टार भी लगा सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछ सकता है कि टेपिटम का फंक्शन क्या है, तो प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। उसके बाद हम टेपिटम के बारे में और अगर पढ़ें तो इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, मैंने ऊपर बताया जैसा कि सेल ऑफ द टेपिटम लेयर पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म। इसके पास हमारे पास टेपिटम वाली लेयर के पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन अराइज हो जाता है। अब आप भी सोच रहे होगे अब ये क्या आ चुका, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाउ टेपिटम या टेपिटल सेल कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट, ठीक है, थ्रू एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस के कारण बायोन्यूक्लिएट हो जाता है। अब इसमें क्या है, प्रोसेस वेयर न्यूक्लियस गेट डिवाइड्स बट साइटोकाइनेसिस डज नॉट, मतलब साइटोप्लाज्म तो डिवाइड नहीं हो रहा, बट जो न्यूक्लियस है, मान लो ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म वैसा ही है, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं एंडोमाइटोसिस। ये 2 न्यूक्लियस फिर बन गए, ठीक है, इसको बायोन्यूक्लिएट बोल दिया। तो ऐसे ही दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल न्यूक्लियाई विद अ सिंगल सेल, मतलब ये आगे फिर बता देते हैं कि मल्टीपल न्यूक्लियाई बन सकते हैं एक सिंगल सेल में। एक ये सिंगल सेल ही तो है, इसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई फॉर्म हो गया बस, ठीक है। फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरेंजियम। अब कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें बच्चे, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम है ये, यहाँ पे है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, ये अलग है। एज एंथर डेवलप्स cell of sporogenous tissues undergo meiotic division to form microspore tetrads। अब इसमें आपने बोला होगा ये स्पोरोजीनस टिश्यूज कौन से होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, when anther is young a group of homogeneous cell called sporogenous tissues occupy center of each microsporangium, ठीक है। तो इन्होंने बोला हुआ है कि जब एंथर यंग होता है तो बहुत सारे एक जैसे सेल्स, होमोजीनियस मतलब सेम, होमोजीनियस सेल्स एक बहुत सारे ग्रुप बन जाता है होमोजीनियस सेल का, जो कि फॉर्म करते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यूज़, जो कि सेंटर में होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के, ठीक है। तो ये वहीं से स्पोरोजीनियस टिश्यू हमारे पास आया है वर्ड, ठीक है।
जो कि जब एंथर डेवलप होता है तो स्पोरोजीनस टिश्यूज होते हैं जो कि अंडरगो मायोटिक डिवीजन, ठीक है, मायोटिक डिवीजन करेंगे टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, ठीक है। तो ईच वन इन अ MMC मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है। फिर हमने देखा कि प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्राड। अब टेट्राड की हमारे पास 4 सेल्स बने माइक्रोस्पोर के, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इसमें इसकी प्लॉइडी क्या होगी, एक सेल की प्लॉइडी क्या होगी, N होगी, 2N होगी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है N होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrads। मतलब जो एक सेल है ना स्पोरोजीनस टिश्यू का वो कैपेबल है, मतलब एक, जैसे हम कहते हैं ना कि एक सेल से एक बेबी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, पूरा ऐसे यंग वन थोड़ी पेट में होता है, पहले धीरे धीरे स्टेजेस होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे सेल्स डिवाइड्स होते हैं, पहले हार्ट के सेल्स बनेंगे, फिर लंग्स के बनेंगे, फिर ब्रेन के बनेंगे, धीरे धीरे, ठीक है, प्रोसेस होता है। तो जो स्पोरोजीनस का एक टिश्यू है ना, मतलब एक सेल है अगर, तो वो भी कैपेबल होगा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने में, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, अब बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन, ठीक है, मतलब फॉर्मेशन हो रही है माइक्रोस्पोर्स की, किससे, पॉलन मदर सेल से, तो थ्रू मियोसिस, तो उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल यानी PMC, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या देते हैं, थ्रू मियोसिस, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड्स कह देते हैं। टेट्राड्स बेसिकली 4 सेल्स, ठीक है। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। जैसे जैसे एंथर जो है वो मिच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, वैसे ही माइक्रोस्पोर जो है वो डिसोशिएट हो जाएंगे फ्रॉम ईच अदर, माइक्रोस्पोर जो है वो अलग अलग हो जाएंगे बेसिकली, और क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन में अपने आप को डेवलप कर लेंगे, ठीक है। Inside each 4 in 1, ठीक है, microsporangium, several thousand of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। जब एंथर का dehiscence होता है ना तो बहुत सारे मिलियंस में जो है, थाउजेंड्स में, सेवरल थाउजेंड्स में हमारे जो है माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन हम कह सकते हैं, बेसिकली पोलन ग्रेन बहुत निकलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने आपको NCERT शो करते हुए बताया है कि इसमें ये वाला आएगा, बेसिकली ये थोड़ा सा मैंने कुछ ज़्यादा इसको कर दिया है, तो आप ये वाला देख सकते हैं डायग्राम, कैसे इसमें पॉलन ग्रेन जब इसकी डेहिसेंस होती है तो कैसे पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, बस यही है। ये ऊपर लेयर वाला डायग्राम मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, ठीक है। इसमें ये एपिडर्मिस होती है, ये एंडोथीशियम होती है, मिडल लेयर होती है, और अंदर वाली सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है टेपिटम। तो इसमें यही था। अब हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि हम मेल पार्ट पढ़ रहे हैं प्लांट का। जनरली स्फेरिकल होते हैं, अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर होते हैं। ये 2 लेयर्ड वॉल होती है, हार्ड आउटर लेयर जिसको हम एक्साइन कह देते हैं, और ये स्पोरोपोलिन से बने होते हैं, ठीक है। कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली। तो मतलब ये स्पोरोपोलिन है ना, जो मतलब मान लो ये एक ना बहुत अच्छा बैरियर है पोलन ग्रेन के लिए, ठीक है। इसलिए हमारी ये जो एक्साइन है ना ये हार्डर है, मतलब इसके आउटर लेयर, ठीक है, क्योंकि ये स्पोरोपोलिन से बनी हुई है। हमने आगे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है इसका, जो कि हम अभी देखेंगे। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर, ठीक है। पोलन ग्रेन के पास मतलब एक्साइन, जो पोलन ग्रेन की एक्साइन है ना उसके पास ना एक जगह है जर्म पोर करके, ठीक है, जहाँ पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं है, स्पोरोपोलिन सॉरी, ठीक है, जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, जो कि जर्म पोर है, ठीक है, जगह का नाम। वाई पोलन ग्रेन आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। अब ये बोल रहे हैं कैसे पोलन ग्रेन को हम प्रिजर्व कर सकते हैं फॉसिल्स में, ठीक है। प्रिजर्व करना मतलब बहुत टाइम तक उसको रखना, तो पोलन ग्रेन को कैसे रख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने बताया ये हाई टेम्परेचर में भी मतलब स्टैंड करेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में भी, मतलब इसको कोई ऐसे तोड़ नहीं सकता इस लेयर को, ठीक है, पोलन ग्रेन की एक्साइन लेयर को कोई तोड़ नहीं सकता। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलिन, ठीक है।
यही लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन भी, वाई एग्जाइन शुड बी हार्ड। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तुम्हारे, जो इन टेक्स्ट में क्वेश्चन होते हैं ना, सब वही हैं, ठीक है। वाई एग्जाइन शुड बी हार्ड एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, ठीक है। एग्जाइन ऑफ द पोलन ग्रेन नीड टू बी हार्ड बिकॉज इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर shielding to the pollen grains from harsh environment like UV radiation, temperature and so on। तो जैसा मैंने अभी ऊपर बताया, ये बैरियर की तरह काम कर रहा है स्पोरोपोलेनिन। क्यों? क्योंकि यार अब तुम खुद देखो, अब हमको भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या, अब घर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम आगे क्या लगाते हैं, मेन गेट होता है ना एक, क्या तुम्हारा ऐसे दरवाजा ऐसे ही खुलता है, मतलब कि हाँ खोला दरवाजा और तुम घर में घुस गए, नहीं। तो हर किसी के लिए इसलिए हम एक बड़ा गेट लगवाते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा एरा गैरा घर के अंदर ना घुस जाए। तो पोलन ग्रेन्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ना हार्ड कवरिंग बनाई हुई है इसकी, ठीक है, जिसका एक्साइन नाम है, ठीक है, पोलन ग्रेन को भी प्रिजर्व करने के लिए। तो इसीलिए ये हार्ड होता है। क्योंकि पोलन ग्रेन को यार बचाना भी तो है ना। अब इतने सॉफ्ट हो जाएंगे तो ये तो मतलब ऐसे जब इनकी वो होएगी, पॉलिनेशन होएगी, तभी ये तो मर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इनकी हार्ड होती है पोलन ग्रेन का, ये जिससे ये बैरियर का काम कर सके, एक शील्ड बन जाए पोलन ग्रेन्स के लिए, ठीक है। यूवी रेडिएशन से बचाए, ठीक है, टेम्परेचर से बचाए, हाई टेम्परेचर से, ठीक है। और एज थिन एरिया ऑन द एक्साइन व स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। एक थिन एरिया होता है जहाँ पे ना एक्साइन के स्पोरोपोलिनिन ना प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है बेसिकली। तो क्रिएटिंग अ डेसिनेटेड पॉइंट फॉर पोलन ट्यूब ग्रोथ। तो पोलन ट्यूब ग्रोथ आके आपको डायग्राम में पता चलेगा कि पोलन ट्यूब ग्रोथ भी बनती है, ठीक है। तो इसमें इसका फंक्शन क्या है जर्म पोर का, कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो सके बेसिकली, ठीक है। एक्साइन में रह के जर्म पोर का क्या फंक्शन है ये हमने अभी देख लिया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ, फिर हमारे पास आती है सेकंड लेयर पोलन ग्रेन की, जिसको हम कहते हैं इंटाइन, ठीक है। इनर वॉल, इंटाइन से पता चल गया इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन है ये। इट इज़ अ थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन्स, ठीक है। ये सेलुलोज और पैक्टिन से बनती है। साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का, वो सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। व्हेन पोलन ग्रेन मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल्स। जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं, व्हेन पोलन ग्रेन गेट मैच्योर, तो इसके पास 2 सेल्स बनते हैं, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल जो है वो बिगर होता है एज कम्पेयर टू जनरेटिव सेल, ठीक है। ये जैसे अभी लिखा हुआ है, वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। वेजिटेटिव सेल्स हमने पढ़ लिया कि ये बिगर होता है, इसके पास बहुत सारी अबंडेंट फूड रिजर्व्स होते हैं रखने के लिए फूड को, ठीक है। लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अभी हम डायग्राम में इसको अच्छे से पढ़ेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जनरेटिव सेल इज स्मॉल, मैंने बताया था कि वेजिटेटिव सेल्स जो है वो बड़ा होता है और जनरेटिव सेल जो है छोटा होता है, एंड फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ वेजिटेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल इतना छोटा होता है कि वो फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल के प्लाज्मा में, ठीक है, साइटोप्लाज्मा में। इट इज़ स्पिंडल शेप्ड, ये याद रखना है आपको सबसे ज़्यादा, स्पिंडल शेप होता है विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। मतलब जनरेटिव सेल्स छोटा होने के बावजूद भी उसके पास सब कुछ है, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड भी है, उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस भी है, था तो इसके पास भी, ठीक है। बट वेजिटेटिव सेल भी कम नहीं है, छोटा होने के बाद भी सब कुछ है उसके पास, स्पिंडल शेप भी है, डेंस साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद करने हैं, ठीक है, भूलना नहीं है कुछ भी। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, जो 60% एंजियोस्पर्म है ना, पोलन ग्रेन आर शेड एट दिस 2 सेल स्टेज। अब ये 2 सेल स्टेज क्या है, ये 2 सेल स्टेज आपको यहाँ पता चलेगी। 2 सेल स्टेज ये है, 3 वाली हमारी ये है, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोल रहे हैं 60% जो एंजियोस्पर्म है ना, जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स है ना, 60% के पोलन ग्रेन ना शेड ऑफ हो जाते हैं 2 सेल स्टेज में ही, ठीक है। इन रिमेनिंग स्पीशीज, जो जनरेटिव सेल है ना, डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू द 2 मेल गैमीट्स बिफोर पोलन ग्रेन आर शेड ऑफ। उसको 3 शेड स्टेज कह देते हैं, ठीक है। अब कुछ अतरंगी भी तो होंगे ना लोग, सारे ही थोड़ी मर जाएंगे, पोलन ग्रेन शेड ऑफ हो जाएंगे उनके। तो 60 में से जो है एंजियोस्पर्म वो 2 सेल्ड वाले स्टेज होंगे, 60 में से कितने बचे, फिर 40% बची। तो 40% जो है
वो क्या बची, 3 सेल स्टेज वाली बची। ठीक है, अभी हम ये अच्छे से पढ़ेंगे डायग्राम में देख के कि क्या है ये 2 सेल स्टेज क्या है, 3 सेल स्टेज क्या है। ठीक है, पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सेवरल एलर्जीज। अब सबको नहीं सूट करते पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स की आजकल तो पता नहीं दवाइयाँ बन गई है, सिरप्स बन गए हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन कह रहे हैं कि बहुत सारी ना एलर्जीज भी वो करते हैं। ठीक है, सर्व करते हैं। ब्रोंकियल अफिक्शंस भी हो सकते हैं एंड फर्दर लीड्स टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो सकता है, जैसे कि अस्थमा हो गया, ठीक है, ब्रोंकिटिस हो गया, एक्सेट्रा हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है ये, अभी तुम सोच रहे होगे क्या 2 सेल्ड है भाई, क्या 3 सेल्ड है, तो ये है वो डायग्राम। ठीक है, पॉलन ग्रेन का ये एक्साइन है, ये पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर इंटाइन भी दी हुई है, साइटोप्लाज्म है, ये फर्दर डिवाइड होगा। मैंने बोला था ना कि साइड जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो 2 सेल बन जाते हैं, तो ये 2 सेल, ये तो अभी मैच्योर नहीं हुआ था पॉलन ग्रेन, वो है। ठीक है, ये मैच्योर हो गया तो इसने 2 सेल बना दिए, वेजिटेटिव सेल भी बना दिए, जनरेटिव सेल भी बना दिए। ठीक है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बनाने के बाद इसने क्या किया, ये देखो अभी फ्लोट करेगा, ये जनरेटिव सेल जो है स्पिंडल शेप है अभी बताया था, और ये क्या कर रहा है, ये बड़े से वेजिटेटिव सेल में ना फ्लोट कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है ना जनरेटिव सेल। ठीक है, फिर उसके बाद ये और फर्दर डिवाइड होगा, डिवाइड होके ये मेल गैमीट बना देगा। तो जनरेटिव सेल से ये मेल गैमीट्स बन गए, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहा हमारे पास। तो यहाँ तक तो हो गई हमारी 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज। फिर ये और आगे जब ट्यूब फॉर्म करेगा ना, ट्यूब न्यूक्लियस बनाएगा, ये 2 हमारे पास, जब ये पॉलन ट्यूब बनेगी ना, हमने पीछे भी पढ़ा था कि पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है जर्म पोर के कारण। ठीक है, तो ये ट्यूब बनेगी तो मेल गैमिट तो 2 रहेंगे ही रहेंगे, एक ट्यूब न्यूक्लियस नीचे आ जाएगा, तो इसी चीज़ को हम कह देते हैं 3 सेल स्टेज। ठीक है, ये था। लास्ट हम देखते हैं कि पॉलन ग्रेन के बारे में और एक चीज़ देखते हैं हम। पॉलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। इन वेस्टर्न कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन मार्केट। ये हमारे पास अभी एनसीईआरटी में भी होगा। ये देखो, ये पेज 24 पे एनसीईआरटी में क्लास 12th की दिया हुआ है 2.6 फिगर में पॉलन प्रोडक्ट्स के नाम से। ये बी पॉलन इंग्लैंड से है। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स क्योंकि ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो सब कुछ दिया हुआ है। टैबलेट्स होती हैं, देखो सिरप्स भी मिलते हैं इनके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, पॉलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। अब जो घोड़े होते हैं ना, जो रेस में दौड़ते हैं, उनको पॉलन कंजप्शन कराया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी ना, उनका जो परफॉर्मेंस है उनकी इंक्रीज हो जाए, उनका अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए वो एथलीट भी, उनको भी खिलाया जाता है। ठीक है, हाउ लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी। अब वायबिलिटी क्या होता है, वायबिलिटी होता है यार कब तक जिंदा है, कब तक काम के हैं। ठीक है, फॉर अ फ्यू, कब तक हो सकता है, फॉर अ फ्यू मिनट्स टू फॉर अ फ्यू मंथ्स, मतलब मिनट से लेके मंथ तक वायबिलिटी रह सकती है, डिपेंडिंग ऑन द प्लांट स्पीशीज और इन्वायरमेंट कंडीशन। अब कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं पॉलन ग्रेन को ही खा जाते हैं, तो उनकी वायबिलिटी चाहे 2 महीने की हो, बट स्टिल जिंदा तो नहीं रहना। पॉलन ग्रेन को खा गए कुछ, मतलब एनिमल्स हो गए या और कुछ भी ऑर्गेनिज्म हुआ, कोई खा गया तो उसकी रही नहीं। जैसे राइस एंड व्हीट है, उसकी पॉलन ग्रेन की वो लूज करने की वायबिलिटी कब तक होती है, 30 मिनट्स तक होती है। ठीक है, टू देयर रिलीज। और इन सम मेंबर जैसे ये हो गया लेग्यूमिनेसी हो गया, सोलेनेसी हो गया, मतलब प्लांट की फैमिली हो गई, आलू की फैमिली हो गई, ये क्या करती है, मेंटेन रखती है अपनी वायबिलिटी को। कब तक, फॉर अ मंथ तक, बहुत मंथ्स तक। जैसे आलू तुमने खराब होते देखे हैं, उनको रखते थे हम कैसे उसके नीचे, बेड के नीचे, वो खराब नहीं होते, तो मंथ्स तक रहती है उनकी वायबिलिटी। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर। साल तक भी पॉलन ग्रेन को हम कर सकते हैं स्टोर। कैसे? लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन अराइज हो सकता है। एंड देन स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स को फिर हम क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में कर सकते हैं, मतलब यूज़ हो सकते हैं ये। तो बेसिकली यही वीडियो के लिए था, आज की वीडियो के लिए। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी डालने की। थैंक यू।